Good morning, class 8. Today we will discuss the 8th chapter of your science book. Okay. The title is Reaching the Age of Adolescence. इसका प्रीवियस चैप्टर भी कुछ इससे रिलेटेड था जो कि एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब आइए इस लेसन को हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा देखिए, पिक्चर देख रहे हो अपनी बुक में आप। छोटा सा बच्चा है, फिर वो बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर आप जानते हो अपने घरों में भी देखते हो, फिर लोग थोड़े बूढ़े होते हैं। इस तरह से हमेशा ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। ठीक है, तो इसी दौरान एक स्टेज आती है प्यूबर्टी। व्हाट इज दिस, ये समझाना मैं चाहूंगी आप। देखिए, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, बड़ा हो रहा है लाइफ में। फिर उसके एक ऐसी स्टेज आती है, ठीक है, यहाँ पर ये स्टेज ये बता रहे हैं, ये वाली फिगर बता रही है स्टेज जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। एक ऐसी स्टेज आती है लाइफ में जब बच्चा, फिर से सुनिएगा, बच्चा छोटा है, ग्रो करना शुरू किया, ग्रो करने के बाद ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसी ग्रोइंग के दौरान ही, ग्रोथ के दौरान ही एक ऐसी स्टेज लाइफ की आती है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया एंड इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ गई। तो वह स्टेज लाइफ की, जबकि बच्चा छोटे से बड़ा हुआ और उसके में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ गई, उस स्टेज को कहते हैं प्यूबर्टी। दैट मीन्स प्यूबर्टी इज अ स्टेज ऑफ लाइफ। यह जीवन की एक अवस्था है प्यूबर्टी। ठीक, तो वैसे तो आपके बुक में दिया है कि गर्ल्स में 10 to 12 इयर्स और बॉयज में 12 to 16 इयर्स है प्यूबर्टी की स्टेज। वैसे गर्ल्स में थोड़ा इस एज को बढ़ाना चाहिए, 10 to 12 नहीं, बल्कि आप ये कह लीजिए कि एटलीस्ट 11 से स्टार्ट होती है वो एज। फिर भी चलिए, कुछ किसी बेस पर ही लिखा होगा इन्होंने भी। अब आगे है कि देखिए, जब कोई भी बच्चा या बच्ची, ठीक, जब प्यूबर्टी स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो अब उसे हम चाइल्ड नहीं कहेंगे। प्यूबर्टी स्टेज के पहले चाइल्ड वर्ड सूट करता है, लेकिन जब प्यूबर्टी स्टेज पर बच्चा पहुंच गया तो अब हम उस बच्चा या बच्ची को कहेंगे एडोलेसेंट। हिंदी में शब्द आता है किशोर या किशोरी, ठीक है, एडोलेसेंट अब उसको कहते हैं। ठीक, अब आइए देखिए, मेन एडोलेसेंस का रिलेशन टीन एज से होता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने अपना ऑब्जेक्शन जाहिर किया था। मेरा अपना व्यू था, अब बुक का अपना व्यू है, ठीक है। मेनली टीन एज से रिलेशन है इस स्टेज का। और टीन एज क्या होती है, टीन जहां लगाओ, 13 to 19, ठीक है ना, 13 to 19 तक ये स्टेज होती है। और इसके बाद बॉडी की हाइट वगैरह अब नहीं बढ़ती है। बॉडी में ऐसी ग्रोथ नहीं होती है कि हाइट बढ़े, ठीक है, हाइट वहीं पे रुक जाए। जितनी लंबाई बढ़नी है आपकी, मैक्सिमम 18 और 19, इसके बाद कोई हाइट आपकी नहीं बढ़नी है, ठीक है ना। अब देखिए, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब बच्चे ने ये स्टेज एक्वायर कर लिया, बच्चा या बच्ची ने, तो क्या चेंजेस होते हैं, तो बहुत सिंपल है। पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि जो चेंजेस होते हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करते हैं, मतलब चेंज कितना फास्ट होगा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस क्लाइमेटिक कंडीशन में बच्चा रह रहा है, जेनेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए, क्लाइमेट का मतलब देखिए पूरा डिपेंड करता है कि जहां वो रहता है वहां गर्मी अधिक पड़ती है, सर्दी अधिक पड़ती है, ठीक है। माँ बाप किस तरह से हैं, उनकी हाइट क्या है,
उनकी लाइफ स्टाइल पर भी ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, आपके खान पान पर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि क्या चेंजेस आपके में आ रहे हैं और कितने फास्ट आ रहे हैं चेंजेस। ठीक है, चलिए देखते हैं प्यूबर्टी स्टेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। फिजिकल अपीयरेंस में क्या चेंज आएगा, तो देखिए फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है कि लंबाई बहुत बढ़ जाती है अचानक से। ठीक है, लंबाई पूरी बढ़ जाएगी, जो बढ़नी होगी, बॉय या गर्ल जो भी है। और जो कहना चाहिए कि उस समय भूख भी बहुत लगती है। क्यों? क्योंकि जब लंबाई बढ़ती है, ग्रोथ होती है, तो उस समय आपको एडिक्वेट यानी पर्याप्त नरिशमेंट की आवश्यकता होती है। बोन्स को भी तो ग्रोथ करनी है ना, तो बोन्स और मसल्स को ग्रो करने के लिए नरिशमेंट चाहिए, और जिसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता तो उसकी हाइट भी प्रॉपरली बढ़ नहीं पाती है। तो एक तो ये बात हुई, हाइट बहुत अच्छे से तुरंत बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए बॉडी शेप की बात हो रही है, तो जो बच्चे हैं उनके भी कंधे चौड़े होने लगते हैं, छाती चौड़ी होने लगती है। गर्ल्स जो हैं उनके शरीर में शरीर भरने लगता है उनका भी। इसके बाद देखिए चेंजेस इन वॉइस पैटर्न है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब बच्चों की एज बढ़ती है, इस एज में बच्चे आते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं, आवाज भारी हो जाती है। तो वो आवाज भारी होती है, और देखिए ये फोटो दिखाया है, गले में थोड़ी सी हड्डी निकली हुई समझ में आती है। इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, मैंने बुक में जहां जहां मार्क किया है आप लोग भी करिएगा, खास बातें हैं उसमें। ठीक है, आवाज भारी हो जाएगी, फटने की तरह भी आवाज कभी कभी हो जाती है, और ये जो हिस्सा होता है बोन का, ये थोड़ा बाहर निकल जाता है, इसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। और जहाँ तक गर्ल्स की बात है, तो गर्ल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, आवाज में तीखापन आ जाएगा, ठीक है, लेकिन पुरुषों की आवाज भारी हो जाती है, और महिलाएं हैं तो आवाज में तीखापन है, ऐसा कोई उनके में चेंज नहीं आता है। अब एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीवेशियस ग्लैंड, आपने देखा होगा कि टीनेजर्स जो होते हैं उनके चेहरे पर एक्ने या पिंपल्स आ जाते हैं। उसका रीजन होता है, रीजन क्या होता है कि इस स्टेज में हमारे जो स्वेट या सीबेशियस ग्लैंड्स यानी पसीने से संबंधी जो ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो सीबेशियस ग्लैंड्स मतलब एक तरह से ऑयल सिक्रीट करता है, समझ लीजिए, स्वेट यानी पसीना सिक्रीट करने वाला है। तो जब ऑयल ज्यादा सिक्रीट करेगा, स्किन ऑयली होगी, तो एक्ने और पिंपल्स भी होंगे, सिंपल सी बात है, पसीना बहुत निकलता है। इसके अलावा हेयर पैटर्न है, तो आर्म पिट वगैरह में बाल आ जाते हैं, दाढ़ी मूछें निकल आती हैं पुरुषों को, आपने देखा होगा इस एज में, टीन एज में ही। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स यानी जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं मेल या फीमेल के, वो पूर्णतया जो है वो डेवलप हो जाते हैं, अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा देखिए बिहेवियर में भी चेंज होता है इस एज में। ठीक है, इवन पेरेंट्स को भी साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि जब बच्चा टीनेज में जाता है उसकी साइकोलॉजी थोड़ी चेंज होती है, बिगड़ने की भी अवस्था होती है, बनने की भी अवस्था होती है। तो माँ बाप को बहुत ही इस समय अलर्ट रहना चाहिए कि बच्चा किधर की ओर जा रहा है। सोचने समझने की क्षमता इसमें बहुत बढ़ जाती है बच्चों की। ठीक है, अब सोचने समझने की क्षमता बढ़ी, डिसीजन लेने की एबिलिटी हुई, तो अब इस स्टेज पर ये केयर करने वाली बात है कि इसका सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो किधर की ओर डाइवर्ट हो रही है, पॉजिटिव तरफ जा रही है कि नेगेटिव तरफ जा रही है, डिसीजन ये सही ले रहा है कि गलत ले रहा है, क्योंकि अपने हिसाब से वो डिसीजन लेगा, उसको लगेगा कि मैं डिसीजन लेने के योग्य हो गया हूँ, और उस योग्य हो भी जाता है। ठीक है, तो ये मतलब जो कहना चाहिए इमोशनल मैच्योरिटी ये हो जाती है बच्चों में। इसके अलावा देखिए यही वो स्टेज है एडोलेसेंस का जब बच्चों का ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है लर्निंग की। यदि इस टीन एज में किसी बच्चे को सही डायरेक्शन मिला और उसने अपनी लर्निंग कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइज किया तो समझ लीजिए कैरियर उसका बन गया।
और यदि गलत डायरेक्शन में यूटिलाइज कर दिया ब्रेन का तो फिर भाई बातें ही छोड़ दीजिए, दूसरी बात हो जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात आती है तो इन्होंने तो वही 10 to 19 दिया है पीरियड एडोलेसेंस का, जबकि इन जनरल टीन एज ही मानी जाती है इसके लिए, लेकिन खैर ये WHO का स्टेटमेंट है, मैं इसको नकार नहीं सकती। तो इसमें फिर उन्होंने बताया कि जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिस तरह की क्या है, जैसे लड़कियां हैं उनका शरीर भर गया तो वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हुआ। जैसे लड़के हैं दाढ़ी मूछें आ गई, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हुआ। तो उनके शरीर पर भी बाल आ जाते हैं छाती वगैरह पे लड़कों के, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हुआ। यही होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके बाद देखिए अब है कि ये सब चेंजेस क्यों होते हैं। तो देखिए हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको सिक्रेट करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ये हमारी बॉडी में होते हैं और इनके में कोई डक्ट या ट्यूब नहीं होती है। ये अपना सिक्रेशन सीधे ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड इनको इस सिक्रेशन को उस जगह पे स्वयं लेके जाएगा जहां इस सिक्रेशन की जरूरत होगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है वही हार्मोन्स होते हैं और इन हार्मोन्स के कारण ही हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। जो भी चेंजेस की चर्चा अभी हो रही है उन चेंजेस की बात मैं कर रही हूं। फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इससे फीमेल सेक्सुअल फीचर्स डेवलप होंगे। जो मेल्स हैं इनके टेस्टीज जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो कि मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सीधे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी। गर्भ में जो बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो लड़का है कि लड़की है, किस बात पे डिपेंड करता है मैं बताती हूँ। देखिए आपकी बॉडी में जो आपकी सेल्स हैं, प्रत्येक सेल में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स। इसमें 22 पेयर क्रोमोसोम्स जो है वो तो कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों में एक जैसा होता है और इसको ऑटोसोम कहते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। वो मेल में अलग तरीके का होता है, फीमेल में अलग तरीके का होता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है बताया जा चुका है। ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नाम के पार्टिकल्स होते हैं जो सेल डिवीजन के समय वो पार्टिकल्स जुड़ करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहते हैं और क्रोमोसोम पे जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर को लेके जाता है। तो हमने कहा कि हम लोगों में यानी मनुष्यों में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, दोनों में एक जैसे होते हैं मेल और फीमेल। 23rd पेयर क्रोमोसोम जो होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। वो मेल में अलग तरीके का होता है, फीमेल में अलग। क्या अलग से क्या मतलब है, देखिए जो ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर्स, तो ऑटोसोम मैंने कहा ऑटोसोम और कहा 22 पेयर्स, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होगा ना, तो इन ऑटोसोम्स में पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में जो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें ऐसा नहीं होता। मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है तो पेयर के दोनों क्रोमोसोम, ये बात समझ में आ रही है ना, एक पेयर क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो पेयर के दोनों क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे इस एक को नाम दिया एक्स क्रोमोसोम और एक को नाम दिया वाई। और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है उसमें दोनों क्रोमोसोम एक ही जैसा होता है, तो दोनों को नाम दे दिया एक्स और एक्स, ठीक। ये क्रोमोसोम स्पर्म के थ्रू
जाएंगे यानी मेल गैमिट के रूप में मिलेंगे, मेल में मेल गैमिट के रूप में, इसीलिए स्पर्म जैसा फिगर बनाया है। देखिए एक स्पर्म में एक्स वाई का एक्स है और एक में एक्स वाई का वाई है। यानी मैंने क्या कहा कि मेल में सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है दोनों अलग अलग तरीके का होगा, पेयर का दोनों क्रोमोसोम अलग अलग तरीके, एक को एक्स से दिखाएंगे एक को वाई। अब फीमेल में दोनों एक जैसा है तो एक्स एक्स से दिखा रहे हैं। आपको पता है कि जब स्पर्म जो है वो ओवम से फ्यूज होता है तब जाइगोट बनता है, फिर उसी से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। भाई जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, ये सब बताया जा चुका है आपको। तो यदि ऐसा होता है कभी कि मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से यदि फ्यूज हो जाएगा, यानी दोनों एक्स एक्स हो गए, एक मेल का एक्स एक फीमेल का एक्स, तो फिर बच्ची पैदा होगी, लड़की पैदा होगी, ठीक। और यदि मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलके बनेगा, फ्यूजन होगा, एक्स वाई बनेगा। एक्स वाई मतलब क्या बनेगा, मेल बनेगा, नहीं लड़का होगा, ठीक है। तो इस तरह से लड़की और लड़का क्या होगा ये डिपेंड करता है मेल पर, इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल मेल होता है, जबकि लोग फीमेल को ब्लेम करते हैं कि इसको केवल लड़की लड़की पैदा हो रही, इसमें जिम्मेदार फीमेल नहीं होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि बेटा होगा या बेटी होगी, इसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब देखिए कुछ अदर हार्मोन्स की बात की, जैसे थायराइड है, तो थायराइड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। यदि ये ज्यादा हो जाए तो भी गड़बड़ है, कम हो जाए तो भी गड़बड़ है। ये ज्यादा हो जाए तो आपको मोटापा आने लगेगा, मतलब दोनों इसका दोनों इफेक्ट होता है, तो आदमी बहुत मोटा हो जाए तो बहुत पतला हो जाए, ज्यादा और कम पे डिपेंड करता है। इसकी कमी से गॉइटर नाम की बीमारी होती है, जो या घेघा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे गला सूज जाता है, गर्दन जो गला जो है, ठीक है। अब आगे देखिए पैंक्रियास, आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि इनको शुगर की बीमारी है या ये डायबिटिक है, तो क्यों होता है। पैंक्रियास जो है इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, यदि किसी तरह से इंसुलिन हार्मोन ढंग से सिक्रीट नहीं होगा तो फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड में आएगा और वही डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा देखिए कुछ ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, किडनी के पास है एड्रीनलिन, ये अपने में से सिक्रीट कर रहा है एड्रीनलिन हार्मोन, ये आपके हार्ट बीट रेट को और ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को और जो भी आपके एयर पैसेजेस हैं लंग्स वगैरह से रिलेटेड उसको, इस सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। और भाई ज्यादा मात्रा होगी तो क्रोध घबराहट ये भी ज्यादा होने लगेगी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं लोग, ये सारे हार्मोन्स के ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। और देखिए यदि बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा जरूरत से ज्यादा तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा, नहीं बहुत लंबा इंसान हो जाएगा। यदि कम सिक्रीट हुआ तो बौनापन हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट होता है। तो इस तरह से देखिए और भी आपको एग्जांपल बता दें, जैसे फ्रॉग है, ये फ्रॉग को जो है मेटामॉर्फोसिस के लिए थायरोक्सिन चाहिए जो कि थायराइड से सिक्रीट होगा, और थायराइड से थायरोक्सिन सिक्रीट होने के लिए जरूरी है कि थोड़ा आयोडीन मिले थायराइड को। तो यदि समुद्र के पानी में यदि आयोडीन की कमी है तो फ्रॉग कभी एडल्ट हो ही नहीं पाएगा। वो मतलब जो होता है ना कि पूंछ वाला मेढक होता है, फिर एडल्ट होके पूंछ गायब हो जाती है, तो टैडपोल ग्रो ही नहीं कर पाएगा यदि इसको सफिशिएंट आयोडीन यदि पानी में नहीं है तो, क्योंकि सफिशिएंट आयोडीन पानी में रहेगा, ये आयोडीन थायराइड को मिलेगा तो थायराइड सही क्वांटिटी में थायरोक्सिन का सिक्रेशन करेगा और ये ग्रोथ कंट्रोल इसकी होगी। फ्रॉग की एग्जाम्पल जस्ट दिया गया है आपको। फिर अब आप आ जाइए जैसे
इन्होंने वही चीज बताई जो कि मैंने बताया था अभी, कि जब एडोलेसेंट स्टेज में इंसान होता है तो उसको भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि काफी कुछ ग्रो करता होता है उस समय। तो जो भी आपका फूड होगा वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, बस ये आप समझ लीजिए। चाहे कैल्शियम हो, आयरन हो, प्रोटीन हो, फैट हो, नहीं सब कुछ मिलना चाहिए बॉडी को उस समय। और ये भी बताया गया कि फास्ट फूड का सेवन करना भी उस एज में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आपकी बॉडी को ओबेस यानी मोटापा ला देगा, और जो कि मोटापा जो है कई बीमारियों को बुलावा दे देता है, इसलिए इससे बचना चाहिए आपको। पर्सनल हाइजीन यानी अपनी साफ सफाई का आपको ख्याल करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज यानी आपको थोड़ी फिट रहने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, ताकि बॉडी का वेट कंट्रोल हो, फैट बहुत ज्यादा ना होने पावे, आपके हार्ट लंग्स ये सब अच्छे से काम करें, ठीक है। इसके लिए वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, प्लेइंग आउटडोर गेम्स है, ये सब थोड़ा सा होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए ड्रग एब्यूज एंड एड्स। अभी यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि एडोलेसेंस की एज में पेरेंट्स को केयर करना चाहिए कि माइंड इतना एक्टिव है बच्चे का इस समय, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। फिर वही बात रिपीट की गई है, क्योंकि इस समय बच्चे इतने ज्यादा सोचते हैं, टेंशन में आते हैं बच्चे, तो उस स्थिति में कुछ जो गलत साथी होते हैं वो ड्रग्स लेने की भी सलाह देते हैं, तो बच्चा ऐसा न करे, ये आपको केयर करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए इस एज में गलत काम भी बच्चे करना चाहते हैं, तो उसमें एड्स वगैरह बीमारी होने का डर होता है। एड्स देखिए ऐसे भी होता है कि जैसे सिरिंज को सिरिंज कहीं इस्तेमाल की गई किसी ऐसे मरीज को कि जिसको कि एड्स है, वही सिरिंज किसी नॉर्मल व्यक्ति में इस्तेमाल की जाएगी ड्रग्स के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब जरूरी है कि बच्चे को एक सही उस समय सही केयर दिया जाए बच्चे को, यही एक तरीका है। साइकोलॉजिकल डीलिंग दी जाए बच्चे को, बच्चे का प्रॉपर केयर उसी तरह से किया जाए जैसे बहुत छोटेपन पर बच्चे का केयर होता है, ताकि उसके दिमाग में कोई तनाव ना उत्पन्न हो पाए, वो कोई नेगेटिव बातों को सोच ना पाए। और बच्चे को टाइम दीजिए आप, तभी उसको आप गलत ड्रग्स से बचा सकते हैं और बेकार की बीमारियों से भी उन्हें आप बचा सकते हैं। तो बेटा ये लेसन आपका हो गया। और एक बात और कहना चाहूंगी कि एक लेसन जो छूटा है वो क्या नाम है उसका, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टोटल सोशल का ये चैप्टर है बेटा, इसीलिए इसको मैंने नहीं डील किया है। क्वेश्चन आंसर आप इसका तैयार कर दीजिएगा, उतना पर्याप्त है आपके लिए, और सोशल में चीजें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको दोबारा रिपीट करना कोई जरूरी नहीं है। अब आप जरा सा होमवर्क में दे रही हूँ।